एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं और सुहानी आपके पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह साथ पढ़ते हैं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स यानी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन सिर्फ पैसिवली सुनना भी बिल्कुल ठीक है। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। जयपुर की अनन्या को याद है, जिसने कहा था कि उसे फॉर्मूलाज याद रहते हैं लेकिन डायरेक्शंस में कंफ्यूजन हुआ है। आज हम उसी कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। हाँ, और आज सिर्फ फॉर्मूलाज की लिस्ट नहीं बनेगी। हम क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे, राइट हैंड रूल को रीजन से समझेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में आंसर कैसे फ्रेम करना है। ओर्स्टेड की डिस्कवरी से शुरू करके लॉरेंस फोर्स, सर्कुलर और हेलिकल मोशन, बायो-सावर्ट लॉ, सर्कुलर लूप, एम्पेयर्स लॉ, सोलेनॉइड, पैरेलल करंट्स, मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तक चलेंगे। अगर नोटबुक है तो हर मेजर फॉर्मूला के साथ उसका फिजिकल मीनिंग भी लिखना। सबसे पहले एक बड़ा हुक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग फिनोमेना माना जाता था, लेकिन 1820 में हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान देखा कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के पास कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है, यानी करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। यही ऑब्जर्वेशन इस पूरे चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो कंपास नीडल का क्या होगा? सोर्स के अनुसार नीडल का ओरिएंटेशन भी रिवर्स हो जाता है और करंट बढ़ाने या कंपास को वायर के पास लाने पर डिफ्लेक्शन बढ़ती है। इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट केवल मौजूद नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ भी करंट और डिस्टेंस से जुड़ी है। बहुत अच्छा। ओर्स्टेड ने यह भी देखा कि स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह अरेंज होती हैं। आयरन फाइलिंग से यह पैटर्न दिखाई दे सकता है। डायरेक्शन के लिए याद रखो, करंट या फील्ड पेपर से बाहर आ रहा हो तो डॉट और पेपर के अंदर जा रहा हो तो क्रॉस का कन्वेंशन यूज किया जाता है। और चैप्टर की हिस्टोरिकल चेन भी यूजफुल है। बाद में जेम्स मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफाई किया और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में समझा। हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स डिस्कवर की और जे सी बोस तथा जी मार्कोनी ने रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की। एग्जाम में हिस्ट्री लंबी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ओर्स्टेड का ऑब्जर्वेशन जरूर क्लियर होना चाहिए। अब हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स, फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स, उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल की मोशन, फिर करंट से फील्ड निकालने के लिए बायो सावर्ट लॉ और सर्कुलर लूप, उसके बाद सिमेट्री के लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सोलेनॉइड और पैरेलल करंट्स, अंत में करंट लूप का टॉर्क, मैग्नेटिक डाइपोल और गैल्वेनोमीटर। चलो मैग्नेटिक फोर्स पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और टेस्ट चार्ज उस फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह मूविंग चार्जेस और करंट्स मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है, यानी स्पेस के हर पॉइंट पर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो सकती है। कई सोर्सेस हो तो फील्ड्स वेक्टोरियली ऐड होते हैं। अब सेंट्रल इक्वेशन है लॉरेंस फोर्स, F इक्वल्स क्यू टाइम्स ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस P। यहाँ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्यू ई है और मैग्नेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन Q टाइम्स V क्रॉस P। मैग्नेटिक पार्ट को अलग से देखें तो उसका मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा होता है, जहाँ थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है। यही सिन थीटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों समझने में मदद करता है। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, थीटा 0 या 180 डिग्री होगा और साइन थीटा 0। मैग्नेटिक फोर्स भी 0। और अगर चार्ज बिल्कुल स्टेशनरी है, वेलोसिटी 0 होने से मैग्नेटिक फोर्स फिर 0। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? क्या एक स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा? नहीं, स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं करेगा। यह कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सही स्टेटमेंट है मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स फील करता है और फोर्स वेलोसिटी तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स साइडवेज डिफ्लेक्शन देता है, सीधे मोशन की डायरेक्शन में पुश नहीं करता। डायरेक्शन में साइन भी इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड रूल से v क्रॉस b की डायरेक्शन मिलेगी।
नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। एग्जाम्पल में वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और बी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। वी क्रॉस बी पॉजिटिव जेड एक्सिस देता है। इसलिए प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव जेड और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव जेड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है। एक टेस्ला का ऑपरेशनल मीनिंग यह है कि 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी के परपेंडिकुलर मूव करे और 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे। स्मॉलर यूनिट गॉस भी यूज होती है, जहां 1 गॉस इक्वल्स 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अर्थ का फील्ड चैप्टर में लगभग 3.6 टाइम्स 10⁻⁵ टेस्ला दिया गया है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंगल मूविंग चार्ज की फोर्स को बहुत सारे चार्ज कैरियर्स पर ऐड करने से स्ट्रेट कंडक्टर के लिए F इक्वल्स आई एल क्रॉस बी मिलता है। यहाँ L एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है। याद रखो, करंट आई खुद वेक्टर नहीं है, वेक्टर साइन लेंथ वेक्टर L पर आता है। ये डिस्टिंक्शन आंसर में लिखना वैल्यूएबल है। एक और केयरफुल पॉइंट, कंडक्टर पर फोर्स निकालते समय बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यह उस कंडक्टर द्वारा प्रोड्यूस किया गया अपना फील्ड नहीं है। आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर को छोटे लीनियर एलिमेंट्स में डिवाइड करके कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड किए जाते हैं। यानी बेसिक आइडिया वही है, लोकल मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करो और पूरे वायर पर सम या इंटीग्रेशन करो। एग्जाम्पल सोचो, वायर की लेंथ 1.5 मीटर, करंट 2 एम्पेयर और मास 200 ग्राम है। अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वायर को मिड एयर सस्पेंड कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड बैलेंस होंगे। इसलिए mg इक्वल्स ILB। वैल्यूज रखने पर b लगभग 0.65 टेस्ला आता है। यहाँ पहले फोर्स बैलेंस आइडेंटिफाई करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, मूविंग चार्ज पर लॉरेंस फोर्स और करंट कैरिंग रॉड पर IL क्रॉस बी। क्विक रिकैप, फोर्स जीरो कब होगा? चार्ज स्टेशनरी हो या वेलोसिटी बी के पैरेलल हो। नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से ऑपोजिट होगी और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब इमेजिन करो कि चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी b के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए वह वर्क नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी और स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, लेकिन मोमेंटम की डायरेक्शन लगातार बदलती है। यही सेंट्रिपेटल फोर्स जैसा बिहेवियर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है। सर्कुलर मोशन के लिए मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB, सेंट्रिपेटल फोर्स mv² के बराबर रखो। इससे रेडियस r इक्वल्स mv/qb मिलता है। इस फॉर्मूला से रीजनिंग करो, मोमेंटम बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। फॉर्मूला को केवल रटना नहीं, डिपेंडेंस समझना। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन, क्या मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड बढ़ा सकता है? एक सेकंड रुककर सोचो। आंसर है नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और वर्क डन 0 है। वह पाथ बेंड करता है, डायरेक्शन बदलता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता। इलेक्ट्रिक फोर्स से यह अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मोशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट रख सकता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए V इक्वल्स ω/r यूज करने पर ω इक्वल्स QB/m मिलता है। मैग्नीट्यूड के रूप में चार्ज का मैग्नीट्यूड समझना चाहिए। फ्रीक्वेंसी nu इक्वल्स QB/2πm। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फ्रीक्वेंसी स्पीड या एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। इसी इंडिपेंडेंस का साइक्लोट्रॉन डिजाइन में मेजर रोल है। टाइम पीरियड T इक्वल्स 2π/ω, यानी 1/फ्रीक्वेंसी। अगर वेलोसिटी पूरी तरह परपेंडिकुलर नहीं है तो उसे दो कंपोनेंट्स में सोचो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर मोशन कराएगा और पैरेलल कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में अनचेंज रहेगा। दोनों कंबाइन होकर हेलिकल पाथ बनाते हैं। हेलिक्स का रेडियस सर्कुलर कंपोनेंट से जुड़ा है, जबकि एक रेवोल्यूशन में फील्ड डायरेक्शन के अलांग जो डिस्टेंस कवर होता है उसे पिच कहते हैं। पिच का फॉर्मूला है P इक्वल्स V पैरेलल टाइम्स T, और चैप्टर में इसे 2πmv पैरेलल/QB के रूप में दिया गया है। यहाँ एक सटल पॉइंट है, V पैरेलल अनचेंज रहता है,
लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन बदलती रहती है। इसलिए पार्टिकल न स्ट्रेट लाइन में जाता है न सिंपल सर्कल में, बल्कि हेलिक्स बनाता है। साइक्लोट्रॉन कनेक्शन भी समझो। चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, इसलिए सूटेबल ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट के साथ पार्टिकल को रिपीटेडली एक्सेलरेट किया जा सकता है। सोर्स चैप्टर साइक्लोट्रॉन को हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक्सेलरेट करने के प्रिंसिपल से जोड़ता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी की इंडिपेंडेंस साइक्लोट्रॉन के लिए क्यों यूजफुल है। मोशन सेक्शन का मिनी रिकैप। वी परपेंडिकुलर भी गिव्स सर्कुलर मोशन। वी में पैरेलल कंपोनेंट भी हो तो हेलिकल मोशन। मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता, स्पीड कांस्टेंट रहती है। रेडियस एम वी बाई क्यू बी और फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई 2 पाई एम। कॉमन मिस्टेक यह है कि फ्रीक्वेंसी को स्पीड डिपेंडेंट लिख दिया जाए, जबकि चैप्टर का की रिजल्ट इसका उल्टा है। अब हम उल्टा सवाल पूछते हैं। मूविंग चार्जेस पर फील्ड फोर्स डालता है, लेकिन फील्ड बनाता कौन है? स्टेडी करंट या मूविंग चार्जेस? करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायो-सावर्ट लॉ आता है। ये लॉ बताता है कि स्मॉल एलिमेंट आईडीएल किसी पॉइंट पर स्मॉल फील्ड डीबी प्रोड्यूस करता है। बायो सावर्ट लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म है डी बी इक्वल्स म्यू 0/4 पाई टाइम्स आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। इसलिए फील्ड करंट आई और एलिमेंट लेंथ डी एल के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एंगल पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन डी एल और आर से बने प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ से कंपैरिजन यूजफुल है। दोनों लॉन्ग रेंज हैं, दोनों में सुपरपोजिशन अप्लाई होता है और डिस्टेंस डिपेंडेंस इनवर्स स्क्वायर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स स्केलर चार्ज है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स वेक्टर करंट एलिमेंट आईडीएल है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में नहीं, बल्कि रेलेवेंट प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। एंगल डिपेंडेंस को मिस मत करना। अगर डी एल और आर पैरेलल हैं, थीटा 0 और साइन थीटा 0, इसलिए डी बी 0। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तब होगा जब एंगल 90 डिग्री हो। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल यूज होता है। पहले डीएल से आर की तरफ रोटेशन इमेजिन करो, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो। मल्टीपल करंट एलिमेंट्स हों तो इंडिविजुअल डीबी वेक्टर्स को सिंपली नंबर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्शन के साथ वेक्टर एडिशन करनी होगी और कंटिन्यूस कंडक्टर के लिए इंटीग्रेशन। यही कारण है कि डायग्राम में सिमेट्री और कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल में पहले ज्योमेट्री देखो, फिर एंगल, डिस्टेंस और डायरेक्शन तय करो। फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर दिया है। डायमेंशनल या यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस में बी की यूनिट टेस्ला है। फॉर्मूला लिखते समय डीएल, आर और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भूलना नहीं। केवल मैग्नीट्यूड लिखने से डायरेक्शन वाला पार्ट अधूरा रह सकता है। सुहानी का क्विक चेक। बायो सावर्ट लॉ और कूलॉम लॉ सेम है या केवल कुछ फीचर्स शेयर करते हैं? तुम्हारा आंसर होना चाहिए कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन सोर्स, डायरेक्शन और एंगल डिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। यह कंपैरिजन एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला के साथ कॉन्सेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है। अब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पर फोकस करते हैं। लूप के एक्सिस पर पॉइंट पी लिया जाता है, सेंटर से डिस्टेंस x और लूप रेडियस r। हर करंट एलिमेंट अपना dB बनाता है। सिमेट्री के कारण एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑपोजिट एलिमेंट से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए नेट फील्ड केवल एक्सिस डायरेक्शन में बचता है। यह कैंसिलेशन एग्जाम डायग्राम्स में साफ दिखाना। एक एलिमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के कंपोनेंट से कैंसिल होता है, लेकिन एक्सियल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं। इसलिए फील्ड निकालते समय सीधे ये मत मान लेना कि हर कंपोनेंट जीरो है। केवल ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स कैंसिल होते हैं। एक्सियल कंट्रीब्यूशन सरवाइव करता है। एक्सिस पर सर्कुलर लूप का फील्ड मैग्नीट्यूड है b इक्वल्स म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। सेंटर पर x 0 रखने से b इक्वल्स म्यू 0 आई बाई 2r मिलता है। n टर्न्स की टाइटली वाउंड कॉइल हो तो फील्ड n से मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी। राइट हैंड थंब रूल को फिजिकली करो।
अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो। थंब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। सर्कुलर लूप को दूर से मैग्नेटिक डाइपोल जैसा भी समझा जा सकता है। लूप का एक फेस नॉर्थ पोल जैसा और दूसरा साउथ पोल जैसा बिहेवियर दिखाता है। सेमी सर्कुलर आर्क वाले एग्जाम्पल में स्ट्रेट सेगमेंट सेंटर पर कंट्रीब्यूशन नहीं देते क्योंकि उन सेगमेंट्स के लिए डीएल और आर पैरेलल हैं। सेमी सर्कुलर आर्क का फील्ड उसी रेडियस और करंट वाली फुल सर्कुलर लूप के फील्ड का हाफ मैग्नीट्यूड होता है। आर्क को ऑपोजिट वे बेंड करने पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। एक लिसनर प्रॉम्प्ट, अगर लूप में टर्न्स की संख्या डबल कर दी जाए और बाकी सब सेम रहे तो सेंटर का फील्ड क्या होगा? फील्ड डबल होगा क्योंकि हर टर्न का कंट्रीब्यूशन सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, लेकिन डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। इसलिए एन और करंट दोनों को फॉर्मूला में केयरफुली ट्रैक करो। अब तक हम सोर्स से फील्ड निकालने की दो लेयर्स देख चुके हैं। बायो-सावर्ट लॉ छोटे करंट एलिमेंट के लिए जनरल मेथड देता है। सर्कुलर लूप में सिमेट्री इंटीग्रेशन को मैनेजेबल बनाती है। एग्जाम आंसर में 3 बातें लिखना: एलिमेंट का फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का कैंसिलेशन और सर्वाइविंग एक्सियल कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन। इससे डेरिवेशन लॉजिकल दिखाई देती है। अब एक शॉर्ट एडजी स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि सर्कुलर लूप में कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होता है, तो एडजी को वह स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछकर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट फ्लो में लौटते हैं, क्योंकि अगला टूल एम्पियर्स सर्किटल लॉ सिमेट्री को और पावरफुल बनाता है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज्ड लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को एनक्लोज्ड करंट से रिलेट करता है। बेसिक फॉर्म है क्लोज्ड पाथ पर बी डॉट डीएल का इंटीग्रल इक्वल्स म्यू जीरो टाइम्स एनक्लोज्ड करंट। साइन कन्वेंशन राइट हैंड रूल से तय होती है। फिंगर्स बाउंड्री ट्रेवर्सल की डायरेक्शन में कर्ल हों तो थंब पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन बताता है। लेकिन लॉ लिख देना इनफ नहीं है, एम्पेरियन लूप स्मार्टली चूज करना होता है। आइडियल सिमेट्री में लूप के किसी पार्ट पर भी टैंजेंशियल और कांस्टेंट हो सकता है, किसी पार्ट पर भी नॉर्मल हो सकता है या बी जीरो हो सकता है। तब इंटीग्रल सरल होकर बी एल इक्वल्स म्यू जीरो आई एनक्लोज्ड बन जाता है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए सर्कुलर एम्पीरियन लूप चूज करते हैं। हर पॉइंट पर फील्ड टेंजेंशियल और मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए b टाइम्स 2 पाई आर इक्वल्स म्यू जीरो आई और b इक्वल्स म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। फील्ड लाइंस वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में घटता है। एक कॉमन कंफ्यूजन, एम्पियर्स लॉ हर क्लोज्ड लूप के लिए वैलिड है, लेकिन हर सिचुएशन में फील्ड निकालना आसान नहीं बनाता। सर्कुलर लूप के सेंटर पर सिंपल फील्ड निकालने के लिए एम्पियर्स लॉ कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड सिमेट्री नहीं मिलती। वहीं लॉन्ग स्ट्रेट वायर और सोलेनॉइड में सिमेट्री बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लॉ यूजफुल है। फाइनाइट रेडियस वाले लॉन्ग वायर में इनसाइड और आउटसाइड रीजन्स अलग हैंडल होंगे। आउटसाइड एनक्लोज करंट पूरा आई है, इसलिए बी इनवर्स आर बिहेवियर देता है। इनसाइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट का एनक्लोज्ड हिस्सा रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एम्पियर्स लॉ से इनसाइड बी रेडियस के प्रोपोर्शनल मिलता है, यानी सेंटर से वायर की सरफेस तक फील्ड बढ़ता है, फिर बाहर घटता है। क्विक चेक, क्या एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सावर्ट लॉ अलग फिजिकल लॉज हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स देते हैं? नहीं। सोर्स के अनुसार दोनों स्टेडी करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड के सेम फिजिकल कनेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। एम्पियर्स लॉ को बायो-सावर्ट लॉ के पैरेलल रोल में समझो, जैसे गॉस लॉ का कूलम्स लॉ से रिलेशन। अब लॉन्ग सोलेनॉइड, ये क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स वाली लॉन्ग हेलिकल वायर है और हर टर्न को सर्कुलर लूप की तरह समझ सकते हैं। इंटीरियर में नेबरिंग टर्न्स के फील्ड्स कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग नियरली यूनिफॉर्म एक्सियल फील्ड बनाते हैं। एक्सटीरियर फील्ड आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अप्रोक्सीमेटली जीरो माना जाता है। यही यूनिफॉर्म फील्ड इसका मेजर फीचर है। एम्पिरियन रेक्टेंगुलर लूप से डेरिवेशन बहुत क्लीन है। एक्सटीरियर सेगमेंट पर फील्ड जीरो, ट्रांसफर सेगमेंट्स पर बी डॉट डी एल जीरो और इंटीरियर सेगमेंट पर फील्ड बी तथा लेंथ h। अगर n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ h में एनक्लोज्ड टर्न्स n h होंगे। एनक्लोज्ड करंट I
टाइम्स एन एच, इसलिए बी एच इक्वल्स म्यू 0 आई एन एच। एच कैंसिल करने पर लॉन्ग सोलेनॉइड का की रिजल्ट आता है बी इक्वल्स म्यू 0 एन आई। यहाँ एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, टोटल टर्न्स नहीं। यह डिस्टिंक्शन न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में 0.5 मीटर सोलेनाइड और 500 टर्न्स के लिए एन इक्वल्स 1000 टर्न्स पर मीटर लिया गया, फिर करंट से फील्ड निकाली गई। एक सेकेंड सोचो, सोलेनॉइड को लॉन्गर बनाने पर अगर एन और आई सेम रहें तो आइडियल इंटीरियर फील्ड क्यों सेम रह सकता है? क्योंकि फॉर्मूला टोटल टर्न्स पर नहीं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है। लॉन्गर सोलेनॉइड में टर्न्स की टोटल संख्या बढ़ सकती है, लेकिन लोकल डेंसिटी सेम हो तो आइडियल इंटरनल फील्ड का रिजल्ट अनचेंज्ड रहता है। सोलेनॉइड सेक्शन का एग्जाम फ्रेम। पहले लॉन्ग सोलेनॉइड की कंडीशन बताओ, फिर रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ड्रॉ या डिस्क्राइब करो। बताओ कि आउटसाइड और ट्रांसवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हैं। एनक्लोज्ड करंट NHI लिखो और अंत में B इक्वल्स म्यू 0 NI। डायरेक्शन करंट और राइट हैंड रूल से मिलेगी। यह डेरिवेशन स्टेप्स में लिखना, केवल फाइनल फॉर्मूला नहीं। अब दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, पहला वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वही फील्ड दूसरे करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगाता है। इसी तरह दूसरा वायर भी पहले पर फोर्स लगाता है। सेम डायरेक्शन में करंट्स फ्लो करे तो कंडक्टर्स अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट्स रिपेल करते हैं। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लाइक चार्जेस रिपेल रूल से अलग है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड है F इक्वल्स म्यू 0 IAIB डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। करंट बढ़े तो फोर्स बढ़ता है, डिस्टेंस d बढ़े तो फोर्स घटता है। दोनों वायर्स पर फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, इसलिए स्टेडी पैरेलल कंडक्टर्स के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ कंस्टेंट रहता है। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक अट्रैक्शन और रिपल्शन उलट देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का रूल ब्लाइंडली अप्लाई मत करना। मैग्नेटिक केस में पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। डायरेक्शन वेरीफाई करने के लिए पहले वायर 1 का भी निकालो, फिर वायर 2 पर आईएल क्रॉस भी लगाओ। केवल मेमोरी पर डिपेंड करने के बजाय 2 स्टेप रीजनिंग करो। एम्पियर की डेफिनेशन भी चैप्टर में इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ से कनेक्टेड है। वैक्यूम में 1 मीटर सेपरेशन पर इक्वल स्टेडी करंट्स ऐसा फोर्स प्रोड्यूस करें जो ईच कंडक्टर पर 2 टाइम्स 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो, तो थियोरेटिकल डेफिनेशन में करंट 1 एम्पियर से रिलेट की जाती थी। न्यूमेरिकल में यूनिट्स और डिस्टेंस जरूर चेक करना। अब करंट लूप का नया रोल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस कपल बनाकर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर लूप के लिए टॉर्क मैग्नीट्यूड टाउ इक्वल्स आई ए बी साइन थीटा। यहाँ थीटा मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच एंगल है, केवल लूप के प्लेन और बी का एंगल नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल्स NIA। सिंगल टर्न के लिए N1। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क टाउ इक्वल्स M क्रॉस B, इसलिए टॉर्क 0 होगा जब M और B पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, और मैक्सिमम जब वे परपेंडिकुलर हों। लेकिन जीरो टॉर्क का मतलब दोनों ओरिएंटेशंस इक्वली स्टेबल नहीं है। एम पैरेलल भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, थोड़ी रोटेशन के बाद रिस्टोरिंग टेंडेंसी वापस अलाइन करती है। एम एंटी पैरेलल भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, छोटी रोटेशन टॉर्क को अलाइनमेंट से और दूर ले जाती है। यह डिफरेंस एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में लिखना हाई वैल्यू पॉइंट है। करंट लूप दूर से मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। चैप्टर यह भी बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस की तरह पॉजिटिव से नेगेटिव तक स्टार्ट और एंड नहीं करती। मैग्नेटिक मोनोपोल्स नोन नहीं है, इसलिए करंट लूप को एलिमेंट्री मैग्नेटिक डाइपोल की तरह समझना यूजफुल है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल से एग्जैक्ट आइडेंटिटी नहीं माननी चाहिए। लिसनर चैलेंज, अगर लूप का शेप इरेगुलर हो लेकिन एरिया और करंट सेम रहे तो टॉर्क बदलेगा। सोर्स के अनुसार प्लेनर लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आई ए पर डिपेंड करता है, इसलिए सेम एरिया, टर्न्स और करंट होने पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। शेप से ज्यादा रेलेवेंट क्वांटिटी एनक्लोज्ड एरिया है।
इस रीजनिंग को न्यूमेरिकल से पहले याद करो। अब चैप्टर का एप्लीकेशन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें मेनी टर्न कॉइल यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकती है। सॉफ्ट आयरन कोर फील्ड को रेडियल बनाने और स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक टॉर्क कॉइल को रोटेट करता है। स्प्रिंग काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करती है और इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन करंट से रिलेटेड होती है। रेडियल फील्ड के कारण sin थीटा इफेक्टिवली 1 लिया जाता है। मैग्नेटिक टॉर्क NIAB और स्प्रिंग काउंटर टॉर्क के फाई बैलेंस करते हैं, इसलिए K फाई इक्वल्स NIAB और फाई इक्वल्स NAB डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय I, यानी डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल होती है। यही कैलिब्रेटेड स्केल मेजरमेंट को पॉसिबल बनाती है। गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्टर की तरह यूज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली एमीटर नहीं। ये बहुत सेंसिटिव है और माइक्रो एम्पियर ऑर्डर करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता है। साथ ही सीरीज में लगाने पर इसका रेजिस्टेंस सर्किट करंट को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए स्मॉल शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाकर इसे एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। वोल्टमीटर कन्वर्जन उल्टा अरेंजमेंट मांगता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कंपोनेंट की पैरेलल कनेक्ट करते हैं और सर्किट से बहुत छोटा करंट ड्रॉ होना चाहिए। इसलिए लार्ज रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाई जाती है। कॉमन मिस्टेक है एमीटर और वोल्टमीटर कन्वर्जन के रेजिस्टर्स उलट देना। एमीटर के लिए स्मॉल शंट पैरेलल, वोल्टमीटर के लिए लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज। करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है और फॉर्मूला NAB/K। वोल्टेज सेंसिटिविटी में सीरीज रेजिस्टेंस भी आता है। केवल N बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन वायर लेंथ और रेजिस्टेंस भी बढ़ सकते हैं, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली उसी तरह नहीं बढ़ती। एग्जाम में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को अलग क्वांटिटीज की तरह ट्रीट करना। चलो फुल चैप्टर को मेंटल मैप में कंप्रेस करते हैं। ऑर्स्टेड ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड का लिंक दिखाया। लॉरेंस फोर्स मूविंग चार्ज पर लगता है और मैग्नेटिक पार्ट वर्क नहीं करता। यूनिफॉर्म बी में परपेंडिकुलर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पैरेलल कंपोनेंट के साथ हेलिकल पाथ देती है। बायो सावर्ट करंट एलिमेंट का फील्ड देता है और एम्पियर सिमेट्री वाले सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करता है। फॉर्मूला चेन बोलकर रिवाइज करो। लोरेंट्स फोर्स Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B, कंडक्टर फोर्स I L क्रॉस B, सर्कुलर रेडियस MB बाई QB, फ्रीक्वेंसी QB बाई 2 पाई M, लूप सेंटर फील्ड म्यू 0 I बाई 2R, लॉन्ग स्ट्रेट वायर फील्ड म्यू 0 I बाई 2 पाई R, लॉन्ग सोलेनॉइड फील्ड म्यू 0 NI, मैग्नेटिक मोमेंट NIA और टॉर्क M क्रॉस B। अब कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करता। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन रिवर्स होती है। सर्कुलर लूप में ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स कैंसल होते हैं, एक्सियल कंपोनेंट्स नहीं। एम्पेयर्स लॉ वैलिड होते हुए भी हर जियोमेट्री में कन्वीनियंट नहीं। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। एग्जाम आंसर लिखते समय एक रिलायबल मेथड अपनाओ। पहले गिवन क्वांटिटीज और ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करो, फिर रेलेवेंट लॉ चुनो, जैसे लॉरेंस, बायो-सावर्ट या एम्पियर। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल एक्सप्लिसिटली मेंशन करो। सिमेट्री हो, कैंसिलेशन या इक्वल मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करो। अंत में ऐसा यूनिट और लिमिटिंग केस चेक करो। इससे कैलकुलेशन और कंसेप्चुअल मार्क्स दोनों सुरक्षित रहते हैं। फाइनल चैलेंज तुम्हारे लिए है। बिना नोट्स देखे 5 आंसर्स बोलो। ओर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया? मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होता है? सर्कुलर पाथ का रेडियस किस पर डिपेंड करता है? लॉन्ग सोलेनॉइड का फील्ड किस फॉर्मूला से मिलता है? और गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या लगाते हैं? फिर अपने आंसर्स को चैप्टर समरी से चेक करना। आज हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह रिवाइज किया। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस की डायरेक्शन बदलता है। करंट्स के फील्ड्स बायो-सावर्ट और एम्पियर से निकाले जाते हैं और करंट लूप्स टॉर्क तथा मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक फिर याद रखो, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता, इसलिए स्पीड नहीं बदलता। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, नोटबुक में फॉर्मूला मैप बनाओ और कम से कम एक डायरेक्शन क्वेश्चन, एक सर्कुलर मोशन क्वेश्चन, एक सोलेनॉइड क्वेश्चन
और एक गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। जहां डाउट अटके एडजी में एग्जैक्ट स्टेप पूछकर एक्टिव रिकॉल से समझो। मैं गौरव और स्वाति की ओर से कहूंगा, धीरे पढ़ो, रीजन से पढ़ो और अगली रिवीजन में अपने आंसर्स खुद एक्सप्लेन करो।